वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थी, जिससे अजीब सी छप छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छप छपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। नदी पति के घर जा रही है। अकबर बीरबल की कहानी हिंदी में। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं मगर नदी क्यों रो रही है। अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है। बारी बारी से सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है। बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूँ जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूँ। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुंचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है, हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। बादशाह के अनमोल सवाल, अकबर के अनमोल सवाल स्टोरी। आज दरबार समय से पहले ही लग गया था। बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार में आकर बैठ गए थे। शहंशाह अकबर की यह खासियत थी, जब वह फुर्सत में होते थे तब तरह तरह के विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाया करते थे और फिर वह दरबारियों से उनका समाधान पूछते थे। बीरबल आज दरबार में नहीं थे। शहंशाह ने दरबारियों से पूछा, दूध किसका अच्छा, फूल किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा और मिठाई किसकी अच्छी। बादशाह के अनमोल सवाल, अकबर के अनमोल सवाल स्टोरी। शहंशाह के सवाल सुनते ही दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। किसी दरबारी ने गाय के दूध को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने भैंस का और किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया। इसी तरह से किसी दरबारी ने गुलाब का फूल अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने कमल का, किसी दरबारी ने केले के पत्ते को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने नीम के पत्ते को अच्छा बताया। किसी दरबारी ने राजा कौन अच्छा के जवाब में शहंशाह को अच्छा बताया और अंतिम सवाल के जवाब में किसी दरबारी ने गन्ना को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने अंगूर को और किसी दरबारी ने मिष्ठान को अच्छा बताया। लेकिन बादशाह अकबर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तभी दरबार में बीरबल आ गए। बादशाह के चेहरे पर उनको देखते ही चमक आ गई और बीरबल के बैठने से पहले ही शहंशाह ने उपरोक्त पांचों सवालों के जवाब पूछे। बीरबल कुछ पल तक शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, माँ का दूध सबसे अच्छा और हितकारी होता है। कपास का फल सबसे अच्छा होता है क्योंकि इससे सबके शरीर ढक जाते हैं। पान का पत्ता सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसे खाकर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। राजाओं में इंद्र सबसे अच्छे हैं क्योंकि उनके आदेश से बारिश होती है और बारिश से धन धान्य में वृद्धि होती है और पूरे प्राणियों की क्षुधा तृप्त होती है।
मिठास वाणी की सबसे अच्छी होती है, क्योंकि जिसकी वाणी में मिठास होती है वह सारे जगत को अपने वश में कर लेता है। शहंशाह ने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने अपने जवाब से मुझे तृप्त कर दिया। नीचे की मंजिल अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। बादशाह अकबर को आकर एक दरबारी ने बताया कि बीरबल अपनी बंदियों और दसियों का ध्यान जरूरत से अधिक रखते हैं, जब देखो उनकी बड़ाई करते रहते हैं। दरबारी की इस बात को सुनकर शहंशाह के मन में विचार आया कि क्यों न हम चलकर स्वयं इस बात की तहकीकात करें कि आखिर मामला क्या है। इसके दूसरे दिन बादशाह अकबर अचानक ही बीरबल के घर पहुंच गए और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। नीचे की मंजिल अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। बादशाह सलामत को सहसा बीरबल के यहाँ देखकर एक दासी दौड़ी दौड़ी आई। बादशाह सलामत दासी को देखकर हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हारी ऊपर की मंजिल तो बहुत सजी हुई है, सुंदर और हसीन भी है, लेकिन जरा नीचे की भी तो देखूं कैसी है। दासी बीरबल का नमक खाती थी। बीरबल के नमक का कुछ तो असर उस पर था ही। वह अगले पल ही मुस्कुराकर बोली, अवश्य देखें हुजूर, आप उसी रास्ते से तो होते हुए आए हैं, फिर भी आपको मालूम नहीं हुआ कि नीचे की मंजिल कैसी है। सवाल के बदले सवाल। शहंशाह भौंचक के रह गए। दासी का तीखा पर सटीक जवाब शहंशाह ने सुना दो उन्हें यह समझने में देर न लगी कि बीरबल की दासियां सचमुच ही तारीफ के काबिल है। बीरबल यूं ही उनकी तारीफ करते नहीं फिरते हैं। शहंशाह चुपचाप महल को लौट गए। न्यू फीचर ब्लॉग, सबसे ज्यादा सफेद कौन, स्टोरी ऑफ अकबर बीरबल इन हिंदी। हिमांशु कुमारेचाय में एनएसएचयू कुमार जुली 20-2021 अकबर बीरबल की कहानियां एक कमेंट। सबसे ज्यादा सफेद कौन, स्टोरी ऑफ अकबर बीरबल इन हिंदी। दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ जहांपना। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपना, दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताएं। सबसे ज्यादा सफेद कौन, स्टोरी ऑफ अकबर बीरबल इन हिंदी। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते हैं सूर्य के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, यह सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए, कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है, जहांपनाह।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहाँ इसीलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक न नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहां पनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कुराए, फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। न्यू फीचर ब्लॉग, विश्वासघाती काजी अकबर बीरबल लॉन्ग स्टोरी इन हिंदी। हिमांशु कुमारेचाए में एनएसएचयू कुमरोगुस्त 6-2021 अकबर बीरबल की कहानियां। विश्वासघाती काजी अकबर बीरबल लॉन्ग स्टोरी इन हिंदी। फातिमा बीबी नाम की एक विधवा महिला ने अपने बाकी दिन गुजारने के विचार से मक्का मदीना जाने का निर्णय लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। हज पर जाने से पहले फातिमा बीवी ने अपने सारे गहने बेचकर सोने की मोहरें ले ली। अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें बाहर रखकर बाकी 800 मोहरें एक थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। फिर वह अपने घर के ही पास में रहने वाले काजी के घर उस थैली को लेकर पहुंच गए। वह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर था। विश्वासघाती काजी अकबर बीरबल लॉन्ग स्टोरी इन हिंदी। फातिमा बीवी को अपने घर पर देखकर काजी बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। फातिमा बीवी बोली, काजी साहब, आप जैसा ईमानदार, शरीफ और सत्यवादी इस पूरे शहर में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी यह थैली आप रख ले ताकि मैं निश्चित होकर हज करने के लिए मक्का मदीना जा सकूं। इस थैली में 800 स्वर्ण मोहरें हैं। अल्लाह के करम से यदि मैं सही सलामत वापस आ गई तो मैं आपसे आकर इनको ले लूंगी, और यदि मैं अल्लाह को प्यारी हो गई तो इस थैली के मालिक आप होंगे। फिर आपका जो मन करें इनका कर लेना। फातिमा बीवी के इतना कहने पर काजी बोला, बीवी साहिबा, आपका जो मन करे मेरे यहाँ निश्चित होकर रख सकती हैं। आपके लौटने तक मैं आपकी अमानत जान पर खेलकर भी सुरक्षित रखूंगा। आप आराम से हज करने के लिए जाइए। काजी ने फातिमा बीवी को दिलासा देते हुए कहा तो वह मन ही मन काफी प्रसन्न हो गई। फातिमा बीवी भी कोई साधारण महिला नहीं थी। थैली की प्रत्येक मोहर पर उसने एक छोटा सा निशान बना दिया था, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही नजर आ सकता था। फातिमा बीवी को जब मक्का मदीना गए 5 वर्ष हो गए तो काजी को यही लगने लगा कि वह अब लौट कर नहीं आने वाली। वह निश्चित रूप से ही अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। ऐसा सोचते ही काजी के मन में पाप जग गया। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि वह 800 मोहर हैं, अब किसी को भी नहीं देगा। फातिमा बीवी अगर आ भी गई तो उनको भी नहीं। एक रोज फातिमा बीवी अचानक ही मक्का मदीना से लौट आईं और वह सीधे काजी के पास अपनी थैली मांगने के लिए चली गई। काजी ने उन्हें थैली वापस दे दी। घर पहुंचकर फातिमा बीवी ने थैली का मुंह खोला तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली में सोने की मोहरों की जगह उतनी ही संख्या में पैसे और रांगे के टुकड़े थे। फातिमा बीवी का चेहरा बुझ गया। वह खुली थैली को लेकर काजी के घर पहुंची और कहा, इसमें तो सोने की मोहरें नहीं हैं। काजी तेवर बदलते हुए बोला, एक तो नेकी करो ऊपर से बदनामी भी। देखो बीवी साहिबा, मैंने तो केवल थैली रखी थी, उसमें सोने की मोहरें हैं या रांगे की यह तो मैंने देखा भी नहीं था। तुम जैसी थैली दे गई थी वैसी ही मैंने रख ली थी। जैसी मोहर लगी थैली तुमने दी थी वैसी ही मोहर लगी थैली मैंने लौटाई भी है। देखिए, आप मुझे बदनाम ना करें। काजी की बातें सुनकर फातिमा बीवी को चक्कर से आ गए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, काजी साहब, मुझ पर रहम करो। मैं एक निःसंतान बूढ़ी विधवा हूँ। मेरे आगे पीछे मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मुझ बेसहारा औरत पर रहम करो। वह मोहरे ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है।
आप सारी मोहरें नहीं देना चाहते हैं तो आधी ही दे दीजिए। मैं तो आपको शहर का सबसे अधिक ईमानदार और रहम दिल इंसान समझकर अपनी थैली सौंप गई थी। आपने तो मुझ बेसहारा विधवा के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि मैं कहीं की भी न रही। काजी काफी नाराज हो गया और आगे बढ़ते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, देखो बीवी, तुम यहाँ से चुपचाप इज्जत के साथ चली जाओ, नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगा। विधवा फातिमा बीवी आंसू बहाती हुई काजी के घर से बाहर आ गई। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें क्या न करें, कहाँ जाए और कहाँ न जाए। फिर अचानक उनकी आंखों के सामने अकबर बादशाह का दरबार नाच गया। वह बदहवास सा सीधे बादशाह अकबर के दरबार की ओर बढ़ गईं। दरबार में डरी समी वह दाखिल हुई और अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। बादशाह ने काजी को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, इस वृद्धा औरत की थैली के विषय में तुम्हें मालूम है? काजी हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोला, जहां पनाह, कोई 5 वर्ष पहले यह बुढ़िया मेरे यहाँ एक थैली छोड़ गई थी। जब यह वापस आई तो मैंने सहर्ष इसकी मोहर लगी थैली से वापस दे दी। हुजूर, मुझे नहीं मालूम उस थैली में सोने की मोहरें थी या रांगे की टुकड़े। काली ने बड़ी सफाई से जहांपना के सामने झूठ बोला। लेकिन शहंशाह अकबर को काजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बादशाह ने काजी को घर जाने को कहा और फातिमा बीवी से कहा, तुम शाही दरबार में हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा, तुम्हारी मोहरें कुछ दिनों में ही तुम्हें मिल जाएगी। शहंशाह ने यह हुक्म देकर बीरबल को यह विवाद सौंप दिया। यह विवाद बीरबल के हाथ में आते ही उन्होंने फातिमा बीवी से थैली ले ली और उस थैली को अपने घर ले गए। बीरबल ने वैसे ही कुछ थैलियां मंगवाकर उनमें कुछन कुछ भरकर लाख की मोहरें लगवा दी, फिर उनमें सुराख कर दिए। तत्पश्चात शहर के सभी रफूगारों को एक एक थैली दी और उनसे थैलियों के छेदों को रफू करवाया। बीरबल ने सभी थैलियों को बड़ी बारीकी से देखा। एक थैली पर उनकी निगाह अटक गई। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पता नहीं चल रहा था। बीरबल ने कहा, इस थैली का रफू किस रफूगर ने किया है? एक रफूगर चलकर के पास आया और बोला, हुजूर, क्या बात है, मैंने रफू किया है। बीरबल उस रफूगर को लेकर एकांत में गए और डराते धमकाते हुए उससे पूछा, बताओ, काजी की थैली रफू किसने की थी? तुमने की थी न? रफूगर डर गया और उसने कबूल कर लिया कि काजी की थैली उसने ही रफू की थी। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बोलना, तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने तल्ख स्वर में पूछा तो रफूगर कांपते स्वर में बोला, हुजूर, कोई 2 साल हुए होंगे, एक काजी ने मुझसे यह थैली रफू करवाई थी। क्या तुम्हें पता है उस थैली में क्या रखा हुआ थी? बीरबल ने रफूगर को घूरते हुए पूछा तो रफूगर सच को छिपा न सका और उसके मुंह से निकल गया, हुजूर, उसमें कुछ तांबे के पैसे और रांगे के टुकड़े थे। काजी ने इस काम के लिए क्या तुम्हें कुछ दिया था? बीरबल की कड़क आवाज के आगे रफूगर बिल्कुल ही ढीला पड़ गया। वह थमती आवाज में बोला, 2 मोहरें मिली थीं, मालिक। क्या वे मोहरें तुम्हारे पास अभी भी हैं? देखो, सच का साथ दोगे तो मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बीरबल एक कहते ही रफूगर बड़ी मुश्किल से बोला, हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा, एक मोहरे तो खर्च हो गई है। हाँ, एक मोहर मेरे पास है, वह मोहर मुझे चाहिए। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाही कहर से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। बीरबल के इतना कहते ही रफूगर भागा भागा मोहर लाने चला गया। बीरबल ने फातिमा बीबी और काजी को भी बुलवा लिया। रफूगर थोड़ी देर के बाद मोहरें लेकर बीरबल के पास आया तो काजी उसको देखते ही डर गया। बीरबल ने रफूगर से मोहर लेकर फातिमा बीबी के हाथ में रख दी और कहा, तुमने अपनी मोहरों पर निशानी लगाई थी न, दिखाओ वह निशानी कहाँ है। फातिमा बीबी ने पलक झपकते ही अपना निशान बीरबल को दिखा दिया। अब बीरबल ने रफूगर की ओर थैली करके कहा, बोलो रफूगर, यह वही थैली है न? हाँ हुजूर, यह वही थैली है। रफूगर रुक रुक कर बोला। हाँ तो? बीरबल तल्ख आवाज में बोले, तुमने कहाँ पर रफू किया था? बोलो। रफूगर थैली पर हाथ धरते हुए बोला,
यहाँ पर हुजूर मेरा काम साफ नजर आता है। काजी के तो पसीने छूटने लगे। उसके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था कि वह अपने बचाव में कुछ कह सके। बीरबल गरज कर बोले, इस काजी को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद काजी के घर की तलाशी ली गई और फातिमा बीबी की मोहरें उसके घर से बरामद हुईं। फातिमा बीबी ने अपना निशान सभी मोहरों पर दिखा दिया। बीरबल ने उन सारी मोहरों को उसे दे दिया। रफूगर को इनाम देकर जाने दिया गया। बादशाह सलामत बीरबल के फैसले से बहुत खुश हुए। कितने दिन जीना है? अकबर बीरबल हिंदी स्टोरी। बीरबल अकबर बादशाह की हर समस्या के जवाब थे। बादशाह आए दिन उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते ही रहते थे ताकि बीरबल अपनी बुद्धि और समझ में अधिक से अधिक विकास कर सके। बादशाह ने एक दिन एक साधु को बीरबल के पास उनके बुद्धिबल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अकबर बादशाह भी वेश बदलकर पास में ही एक जगह छुप गए। साधु ने बीरबल के नजदीक आकर कहा, वत्स, तुम बीरबल हो न? भगवान ने सपने में मुझसे कहा है कि मैं अपने जीवन भर के लिए धन तुमसे ले लूं। कितने दिन जीना है? अकबर बीरबल हिंदी स्टोरी। कितने दिन जीना है? बीरबल साधु के ऐसा कहने पर आश्चर्य में पड़ गए और अगले ही पल समझ गए कि यह कोई ढोंगी साधु है जो मुझे ठगना चाहता है। बीरबल बोले, अच्छी बात है भगवान, मैं आज रात भगवान से सपने में यह पूछ लेता हूँ कि अब आपने और कितने दिन जीना है, तभी तो मैं तुम्हें उचित धन दे सकूंगा। साधु बीरबल का चतुरतापूर्ण जवाब सुनकर दंग रह गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पास में ही छुपे अकबर बादशाह भी बीरबल का जवाब सुन चुके थे। वह हंसते हुए बीरबल के नजदीक आ गए। बीरबल समझ गए कि यह सब बादशाह सलामत का ही किया धरा था। बादशाह अकबर बीरबल की पीठ पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बीरबल, तुम्हारी समझ और बुद्धि का कोई जवाब नहीं। चलो अब हम दरबार में चलते हैं। बीरबल अकबर के साथ दरबार की ओर बढ़ चले। बेरहम मान अकबर बीरबल हिंदी स्टोरी। दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखते चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसीन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसीन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसीन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? बेरहम मान अकबर बीरबल हिंदी स्टोरी। पड़ोसीन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माई बाप, मैं अपराधी नहीं हूँ। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है, लेकिन पड़ोसीन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसीन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसीन यह सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे बड़े दरबार में कपड़े उतारने का ना कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसीन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए।
बीरबल अचानक है मुस्कुरा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उल्टा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमतापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दी।